गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी क्लास 12th की जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से हमको प्रोवाइड कराया गया है उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में लगभग 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर से आज के फंसेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आप लर्न करके जाइएगा। इससे कम 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन केवल और केवल इसी मॉडल पेपर से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग डे बात करें तो आपको हिंदी के पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पूरे 100 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 100 नंबर का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो शुरुआत के 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे और जो आपका प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में होगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। दोनों खंडों में जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर देना आवश्यक है बेटा। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं खंड का से। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो याद रखना बेटा, इसके जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है ये संपूर्णानंद जी का निबंध है। किनका है बेटा? संपूर्णानंद जी का निबंध है। अगला है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केत की कहानी। तो याद रखना बेटा, लल्लू लाल की जो रचना है वो है हमारी प्रेम सागर। कौन सी है बेटा? प्रेम सागर। ये जो आपकी सुख सागर है ये रचना है आपके मुंशी सदा सुख लाल की। ये जो आपकी है ये किसकी रचना है बेटा? मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। जबकि अगर हम बात करें परीक्षा गुरु तो ये सबको पता है बेटा, ये लाला श्रीनिवास की रचना है। किसकी? लाला श्रीनिवास की रचना है। ठीक है, अगला आपको दिया गया है बेटा, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? आपसे ये पूछा गया है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए, पर्दा कहानी के लेखक की अगर बात करें, प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत, यशपाल। तो याद रखना बेटा, पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो हमारे यशपाल जी हैं। वो हमारे कौन है बेटा? यशपाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सातत्यायन या रागे राघव। तो याद रखना बेटा, जो आपके पास आवारा मसीहा है इसके आपके रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आपके विष्णु प्रभाकर। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अगला देखते हैं बेटा, अगला है आपके सामने बेटा कमायनी। अगला क्या है बेटा आपके सामने? कमायनी है। कमायनी की अगर हम लोग बात करें कमायनी किसने लिखी है तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कमायनी की अगर हम लोग बात करते हैं कि कमायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग की है। तो कमायनी जो है वो हमारी छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है बेटा? छायावादी युग की रचना है। अगला है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? इन कवियों में से कौन सा कवि है जो हमारे प्रगतिवादी युग का कवि है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखना बेटा, प्रगतिवादी युग का कवि हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में, 1943 में, 1954 में या 1947 में। याद रखना, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। अगला है द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं। इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो द्विवेदी युग के नहीं है, की रचना नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? प्रिप्रवास, साकेत, भारत भारती, कमायनी। तो याद रखना बेटा, जो आपके पास प्रिप्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिप्रवास हमारी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। जो अष्टछाप के कवि हैं उसका संबंध भक्ति काल की किस धारा से है बेटा? भक्ति काल की किस धारा से ये आपसे सवाल कहा जाए? राम भक्ति शाखा से है, ज्ञानाश्रयी शाखा से है, प्रेमाश्रयी शाखा से है या भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा से? तो याद रखना बेटा, इनका जो संबंध है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे बेटा? कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका बेटा कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का होगा।
प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने का होगा बेटा, 2 मार्क्स का होगा। तो देखिए उसको आप किस तरह से लिखेंगे, उसके पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश क्या दिया है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं को पृथ्वी की पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गद्यांश दिया है उसका आपको संदर्भ लिखना है। फिर बोला गया है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, जो धरती है उसे वसुंधरा क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बेटा, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे बेटा। कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। अब देखिए इनको आप लोग आंसर वहां कैसे देंगे, हम लोग इसकी बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए इसको किस तरह से आप वहां पे सॉल्व करेंगे अगर आपसे वहां पे ये चीज़ें पूछी जाती। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखिए, पहले तो इसका गद्यांश देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं, गद्यांश। किसका गद्यांश हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1 मिनट, इसका मैं गद्यांश आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। उसका क्या लिखना है बेटा, संदर्भ लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रसिद्ध लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है। नामक शीर्षक से क्या है बेटा, अवतरित हो। तो देखिए आपको ये गद्यांश दिया गया है, उसका हमने पहले क्या लिख दिया बेटा, इसका संदर्भ लिख दिया। तो इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है बेटा, पहले उसके लेखक का नाम और उसके शीर्षक का नाम, जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिया जाए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो सबको पता है बेटा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अगर हम सेकंड के आंसर की बात करें तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यहां से यहां तक आपको लिख देना है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कि ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो हमारी धरती माता है वो अपने कोख में बहुत ही मूल्यवान चीज़ों को भरे रहती है, जिसके कारण हम उसको वसुंधरा भी कहते हैं। और इन आभूषणों से या इसकी जो अमूल्य निधियां हैं उनसे कौन नहीं परिचित होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, पृथ्वी की देह को किससे सजाया गया है। तो देखिए ये लिखा है, मिट्टी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। पृथ्वी में क्या हुआ, अनेक प्रकार की धातुओं को लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को
पीस पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टी में से पृथ्वी के देह को ढका गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला मेरा, भावी आर्थिक अभ्युदय हो तो हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय हो तो हमको जो हमारे बहुमूल्य निधियां पृथ्वी के अंदर हैं उनकी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो यहाँ से आपके पूरे 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया बेटा अशोक का फूल। नेक्स्ट क्या है बेटा? अशोक का फूल। देखिए इसका निबंध पढ़ लेते हैं। अब इन दोनों को वहां नहीं करना, कोई एक करना है, तो इसको करिए या तो इसको करिए। तो देखिए जब आप अशोक के फूल की बात करते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं। अशोक का फूल उस मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है। और पंडिताई भी क्या है बेटा? एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहा अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसको रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूं, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया। देखिए क्वेश्चन पहला वही है कि उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये जो गद्यांश दिया है क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ किस तरह से लिखेंगे उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ? तो आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो इतना अगर आप लिखेंगे तो वहां 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। तो ये हो गया संदर्भ बेटा। आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पंडिताई करना भी एक बोझ होता है। जिसके पास जितना ज़्यादा भार होगा, जितनी ज़्यादा चालाकी होगी, वह उतना ही तेजी के साथ डूब जाएगा। ये वो कह रहे हैं। नेक्स्ट, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है कि जो कालिदास ने किया वो मैं भी कर सकता हूँ, और जो दूसरे व्यक्ति करते हैं वो भी मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो उदास होना बेकार है, वो कहते हैं। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का भाव आपको स्पष्ट कर देना है। गद्यांश की भाषा शैली कैसी है ये आपको पढ़ के पता चल गया, इसको लिख देना है। तो आप इतना अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे 10 नंबर इसके मिलेंगे बेटा, गद्यांश के भाग के। किसके बेटा? गद्यांश के भाग के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दिए गया जो ये पद्यांश है इस पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। पहले तो इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम है बेटा कि आपको जो पद्यांश दिया गया है आप उसको पढ़ लीजिए। उसको क्या करिए भैया? पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या पढ़ोगे आप उसको? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके करने पाऊं। तो ये एक आपको पद्यांश की पंक्ति दी गई और 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो हमारा पद्यांश दिया गया है इसका क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लोग इसका लिख ही लेंगे कि मैं लिख के दिखाऊं? संदर्भ से आप लोग लिख लेंगे, लेकिन आप कहते हैं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले का ये कौन सा है? दुर्बलता वाला है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ध्यान देखिए, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित
कैकेयी का अनुताप, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया। देखिए, तो इतना आपको लिखना होगा तो आपको 2 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। ये आपका गद्यांश वो संदर्भ पूरा हो गया कि ये जो पद्यांश दिया गया वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखा गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कैकेयी के अनुताप शीर्षक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके साथ कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो ये व्याख्या आप लोग कर ही लेंगे। फिर है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना बेटा, इन पंक्तियों में आपका अलंकार है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है बेटा पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए कि इसका भाव क्या है, तो इसको आप समझ लेना बेटा, जो भी भाव हो आप लिख लेना अपने हिसाब से। अगला देखिए, इसी में पूछा गया भाषा की विशेषता बताओ, तो जो भाषा की विशेषता है बेटा उसको अगर हम बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पे अलंकार थोड़ा लगता है मैंने गलत लिख दिया है, 1 मिनट। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, सॉरी यहाँ रूपक नहीं होगा, यहाँ अनुप्रास और उपमा होगी। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार और उपमा अलंकार, ये 2 अलंकारें होंगी, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसकी बात करिए। देखिए अगला इसी तरह एक और गद्यांश पद्यांश दिया है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही पद्यांश करना है, एक गद्यांश और एक पद्यांश करना है। 2 दिए होंगे, उनमें से जो आपको आ रहा हो एक कर देना है, ठीक है भैया। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग। लज्जा शीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की अव कमल मुख में म्यालांताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे जाता कोई जलद, यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो ये आपको एक पद्यांश दिया गया है। तो क्वेश्चन वही है, पहला तो वह है आपका कि इसका क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। इसका क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। तो कि संदर्भ किस तरह से आप लोग लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखा जाएगा बेटा, दिया गया पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध द्वारा लिया गया है या लिखा गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बेटा। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे राधा लज्जाशील पथित महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, कि जो राधा है वो लज्जाशील पथित जो महिला है उसके विषय में क्या कहना चाहती है, इसको आंसर लिख लेना। होठों की अव कमल मुख में कौन सा अलंकार है? होठों की अव कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। यहाँ पे अलंकार जो है वो रूपक है। जलद और कृषक ललाना का अर्थ क्या है? देखिए जलद का अर्थ होता है बेटा आपका मेघ, क्या चीज बेटा? मेघ या बादल। जबकि कृषक ललना का अर्थ होता है श्रमिक स्त्री, जो मेहनत करने वाली स्त्री होती है, श्रमिक स्त्री या महिला। ये हो गया बेटा दोनों का अर्थ। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ से 10 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। इसके बाद अगला जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो होता है साहित्यिक परिचय का। वो किसका होता है बेटा? साहित्यिक परिचय का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया है बेटा कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना। किसी एक का 3 दिए हैं, इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। चाहे आप लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम का, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल का, इनमें से किसी का भी एक लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर रचनाओं के होते हैं। 2 नंबर किसके होते हैं बेटा? रचनाओं के होते हैं। तो देखिए इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा हम इनमें से जो तीनों इंपॉर्टेंट आपके साहित्यिक परिचय, उसमें से आज हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय की बात करेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए
वासुदेव शरण अग्रवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय बना देंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे और फिर इसका डिटेल से जीवन परिचय लिखेंगे। तो इससे आपके जो साहित्यिक परिचय में नंबर कटते हैं वो नंबर नहीं कटेंगे। आप जब इंडेक्स बना देंगे तो पहले छोटे से इंडेक्स बना देना, उसमें जन्म तिथि, जन्म, उपाधि, भाषा, शैली, मृत्यु, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा लिख देना है बस। तो जन्म की बात हो जाए तो 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान की बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि की बात की जाए तो इनके पास पीएचडी और डीलिट की उपाधि थी। भाषा की बात की जाए पौड़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा, कल्प वृक्ष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगर शैली की बात की जाए बेटा तो विचारात्मक और व्याख्यात्मक शैली इनकी थी। मृत्यु की बात की जाए तो 27 जुलाई 1967 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई बेटा? 27 जुलाई 1967 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय। अब देखिए डिटेल में आप जीवन परिचय इसका कैसे लिखेंगे। देखिए जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। जो आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता जो थे बेटा वो लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, इसलिए इनका जो बाल्यकाल था वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंधक पर इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की या गांव से की और एमए जो है काशी विश्वविद्यालय से की। इसके बाद लखनऊ ये चले गए, वहां परिणीतकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी और यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि को भी प्राप्त किया था। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृतियों और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। ये इन क्षेत्रों के लिए उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए हेडिंग पड़ेगी बेटा साहित्यिक परिचय। किसकी हेडिंग पड़ेगी बेटा? साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये इनकी उपाधियां बताई गई हैं। कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया था। जो डॉक्टर अग्रवाल थे उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में कृतियों और प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमाणित प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित थे। ठीक है बेटा, अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो निबंध की अगर हम लोग बात करें बेटा तो पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति आदि इनकी प्रमुख निबंध थे। शोध की बात की जाए तो परिणीकालीन भारत पर ये शोध कर रहे थे। ठीक है, संपादन की बात की जाए तो जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या, बाण भट्ट की हर्षचरित चित्रण और सांस्कृतिक अध्ययन को इन्होंने पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए इनकी और कुछ प्रमुख रचनाएं होंगी बेटा, बस इतनी है। इनके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों को भी संपादन किया है। अगर हम भाषा शैली की बात करें बेटा तो अग्रवाल जी की भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र क्या है बेटा? विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गणवेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं उदाहरणात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। तो इतना कुछ अगर आप लिखते हैं तो आपको इस जीवन परिचय के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कितने नंबर बेटा? 5 नंबर। इसी तरह से एक जीवन परिचय पूछा जाएगा बेटा कवियों से। निम्नलिखित में से एक कवि का ऐतिहासिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की हम लोग बात करते हैं इसमें कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं।
तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मैथिली शरण गुप्त क्या थे बेटा, ये एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1886 ईस्वी में हुआ था। जो हमारे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म बेटा झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था, जहां 1886 में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा, सेठ रामचरण गुप्त था। 12 दिसंबर 1984 को यह भारत माता का सच्चा सिपाही हमेशा के लिए स्वतंत्रता में विलीन हो गया। 12 मार्च 1964 में इनकी मृत्यु मान ली जाती है। ठीक है बेटा, अगला है साहित्य परिचय, साहित्यिक परिचय। अगला क्वेश्चन है बेटा साहित्यिक परिचय। देखिए आप कैसे लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी साहित्यिक विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। जो आपके मैथिली शरण गुप्त थे वे राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं को ही करते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। इसलिए जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जो साकेत महाकाव्य है इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया। अगर हम कृतियों की बात करें बेटा, प्रमुख कृतियों को, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की। कितने बेटा, 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। भारत भारती, संकेत, पंचवटी, यशोधरा आज उल्लेखनीय है। भारत शैली, भाषा शैली की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल और सुबोध है। मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा है वो सरल है और सुबोध है एवं परिकृष्ट खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य में अगर इनका स्थान की बात की जाए बेटा, तो मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य के महान कवि, भारतीय राष्ट्रीय कवियों के नाम में प्रसिद्ध है। इनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल विधि हैं। हो गया बेटा। अब देखिए अगर आप इतना करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बेटा, पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखना होगा या फिर उद्देश्य लिखना होगा। तो इसमें उद्देश्य पूछा तो किसी एक का आप तैयार करके लिख देना बेटा। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार ही तैयार करना होगा, तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है बेटा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको आप स्वयं कर लेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट अगले में। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। नीचे जो गद्यांश दिया गया है बोला जा रहा है इसका किसी एक का सा संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। सा संदर्भ हिंदी में क्या करना है बेटा, अनुवाद करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये इसको पढ़ते हैं बेटा। महामना विद्वान वक्ता, जो महामना थे वो आपके महान वक्ता थे। धार्मिक नेता यानी कि धार्मिक नेता प्रवृत्त थे। पटु पत्रकारश्चेत्, मतलब वो एक कुशल पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्चम गुणम जन सेवा सवैवा आसीत, परंतु उनका जो सर्वोच्च गुण था वो था जन सेवा करना। क्या था बेटा, जन सेवा करना। यत् कुत्रापि यह जनान दुखस्त्यान पीड़ामश्य चापश्यतम तदैव सा शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधि साहमजम अक्रोड। अगर कहीं पर कोई दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को देखते थे तो वो वहाँ पर शीघ्र पहुँच जाते थे और उसकी हर प्रकार से संभव मदद करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आवासीता, यानी कि वो प्राणियों की सेवा में उनका स्वभाव लगता था। उनका स्वभाव जो था प्राणियों की सेवा के प्रति लगता था। तो ये आपका है। तो देखिए इसका आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो देखिए आप किस तरह से लिखें। सबसे पहले आप यहाँ पे संकेत लिख दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पेपर में 2 गद्यांश दिए होंगे तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि हमने कौन सा गद्यांश किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह से आपका जो भी गद्यांश कर रहे हैं उसके पहले के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड इस तरह से लिख देंगे, तो पता चल जाए कि आप जो बात कर रहे हैं इस वाले गद्यांश की कर रहे हैं। अब देखिए इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है वो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये इतना लिख देंगे, आपको यहाँ से 2 नंबर हो जाएंगे। अब इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो अभी मैंने जो आपको बताया उसको हिंदी में लिख देना है बेटा कि महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे।
किंतु जन सेवा ही उनका सर्वोच्च गुण था। परंतु जन सेवा ही उनका क्या था बेटा? सर्वोच्च गुण था। वे जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही उनका स्वभाव था, और प्राणियों की सेवा करना ही उनका क्या था बेटा? स्वभाव था। इतना लिख देंगे तो आपको यहाँ से पूरे इसके 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले को मैं आपको अनुवाद नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना बता दे रहा हूँ कि ये किस पार्ट से। देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे हंसराज तजव परिसा मध्य, तो ये आपको बेटा जातक कथा से दिया गया है। किससे दिया गया बेटा? जातक कथा से। तो इसका संदर्भ आप लिख लेना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संकलित जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना। तो ये आप इन दो में से एक क्वेश्चन को करना है, किसी को भी आप कर लेना। नेक्स्ट है बेटा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, मतलब दो आपको पद्यांश दिए, किसी एक को करना है हिंदी में अनुवाद करके संदर्भ सहित। तो हम लोग पहले देखते हैं, नमे रोचते भद्र व उल्लूकस्य मिवेचनम आकृत्यसम मुख पश्य तत् क्रूधम भवस्त्यम। मतलब इस पंक्ति में आपको बताया गया है कि एक उल्लू को राजा बनाने की बात होती है वहां पर। तो वो बताते हैं बेटा कि इस उल्लू को जिसको तुम राजा बनाने का सोच रहे हो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा बेटा? ठीक नहीं लग रहा है। आक्रोधस्य मुख, इसके क्रोध के पहले का जो मुख है, बिना क्रोध के देखो इसके मुख को। पश्चकथ कुधो भवस्ति, और जब इसको क्रोध होगा तो सोचो इसका मुख कैसा दिखेगा, आपको विकृत हो जाएगा, बहुत बेकार दिखेगा। तो अब इसको लिखना है। तो देखिए, जब आपने इसको पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा बेटा ये जातक कथा का पद्यांश है। किसका बेटा? जातक कथा। तो पहले तो संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ पहले संकेत कि हम कौन सा लिख रहे हैं। तो नमे रोचते डॉट डॉट कूडो भविष्य, इस तरह से आपको लिख देना, नमे रोचते डॉट डॉट कूडो भविष्यतः है। अब इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नाम के उलूक जातकम शीर्षक से उद्गृत है। अब इसका हिंदी में अनुवाद बोला गया है, नमे रोचते भद्र सा उल्लेस किस्म, तुम लोगों का यह उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आक्रोधस्य मुख पश्य, इसका क्रोध से पहले का मुख देखो, इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देख लो। पश्य कथ कूदो भविष्य, और सोचो कि क्रोध होने पर वह कैसा विकृत हो जाएगा। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको यहाँ से इसके बिल्कुल 7 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएंगे बेटा। कितने नंबर? 7 नंबर बिल्कुल कन्फर्म मिल जाएंगे। सेकंड आपको जो दिया गया है उसको भी पढ़ लीजिए, उसको भी मैं करा देता हूँ बेटा। परोक्षे कार्य हस्त्रा प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, वो व्यक्ति जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है परंतु आपके सामने मीठा बोलता है। वज्र येता दृशम मित्र विष कुंभय पयो मुजम, ठीक उसे उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख के तरफ ले जाता हुआ विष का भरा घड़े को हम छोड़ देते हैं। दूध, विष युक्त दूध को जो घड़ा होता है उसे मुंह में ले जा करके छोड़ देते, ठीक उसे भी इस तरह से छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? संकेत। तो संकेत हो जाएगा हमारा बेटा परोक्ष कार्य हस्तान पयोमुजम, ये हो गया। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया। ये जो प्रस्तुत श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? सुभाष रत्नायन नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद की बात की जाए तो पीठ पीछे बुराई करने वाले तथा सामने मीठा बोलने वाले मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ये आप लिखेंगे तो आपको इसके 7 नंबर पूरे मिलेंगे बेटा। ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चनों पे अपने जो हमको करने हैं। अब बोला गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, और उसका बेटा क्या करना है? वाक्य प्रयोग भी करना है। तो देखिए आप किस तरह से इसको करेंगे। किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और साथ में उसमें वाक्य प्रयोग करना है। तो आप किसी को भी कर लीजिए, 3 दिए हैं, 3 में से आप किसी को भी कर लीजिए। जैसे मैं पहला दिया है तलवार की धार पर चलना। किसकी धार पर चलना बेटा? तलवार की धार पर चलना। तो इसका मतलब होता है बेटा मुश्किल काम करना। मुश्किल, क्योंकि पहले अर्थ लिखना होगा, तो मुश्किल काम करना, ये इसका अर्थ हो गया। टका सा जवाब देना, किसी बात को साफ इनकार कर देना। सीधा साधा इनकार कर देना, सीधा सीधा इनकार कर देना। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। किसी बात पर संदेह होना, तो ये तो अर्थ लिखना होगा। साथ में किसी एक को लिखना है, तीनों नहीं लिखना, एक को लिखना। मैंने यहाँ तीनों बता दिए। अब वाक्य प्रयोग करना है। तो
इसका वाक्य प्रयोग हम थर्ड वाले का मैं करा देता हूं। देखिए, रमेश का व्यवहार देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इतना आप लिख देंगे, बस हो गया। आपको यहाँ से इसके नंबर मिल जाएंगे। ये 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। 1 नंबर अर्थ के होंगे और 1 नंबर वाक्य प्रयोग के होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको एक अपठित गद्यांश दिया होगा बेटा। क्या दिया होगा? अपठित गद्यांश दिया होगा, जिसको पढ़ना और उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको आप लिख देना। ठीक है, किसी एक को करना है, 2 दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को पढ़ना और उससे संबंधित जो है वो आंसर पूछेगा, उनको आपको लिख देना। हम आते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। अगला बोला गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन में सही अर्थ बताइए। वसन, देखिए वसन का मतलब होता है बेटा कपड़ा, इसका मतलब होता है कपड़ा। और व्यसन का मतलब होता है बेटा बुरी आदत। तो देख लीजिए कहाँ है बेटा। कपड़ा मतलब वस्त्र और आदत, ठीक है, आदत वो भी बुरी आदत होनी चाहिए, लेकिन व्यसन में आदत दिया तो कोई बात नहीं, इसी को टिक कर देंगे हम लोग। सी नंबर को टिक मार देंगे। अम्बुज, देखिए अम्बुज का मतलब होता है बेटा कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक है, कमल और बादल होना चाहिए। तो देख ले ऑप्शन बेटा अपने, कमल और बादल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। ये शब्द दिए हैं, इनमें से किसी एक के आपको 2 शब्द लिखना है। तो मान लीजिए अंबर के आप लिखना है, तो अंबर के क्या क्या होते हैं बेटा? आकाश, गंगा, और इसी को हम लोग गगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गगन। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग पट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पट। तो पट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कपड़ा, दरवाजा, तख्ता, ये सब इसको बोला जा सकता है। अगर हम विधि की बात करें तो बेटा विधि को हम लोग रीत भी बोलते हैं, कानून भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग ईश्वर भी बोल सकते हैं। नांग की बात की जाए तो इसको बेटा सांप बोलते हैं, या इसी को आप लोग करैत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? करैत। तो ये आपके लिख दिया। वहाँ किसी एक के लिखना है, किसी एक शब्द के, इनके चारों के नहीं लिखना है, 4 दिए जाएंगे, किसी एक के लिखना है, तो मैंने यहाँ चारों के लिख दिए हैं। अब बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित जो वाक्यांश है उनके लिए एक शब्द का चयन करना है। जैसे पहला दिया है, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं बेटा प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जिज्ञासु। उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए निम्न में ये वाक्य दिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका होगा बेटा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये हो जाएगा बेटा। किसी 2 का करना है, ठीक है, 4 दिए जाएंगे। इस मानसरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इसका हो जाएगा अनेकों का अनेक कमल खिले हैं। अनेक कमल खिले हैं। अगला, सम्मेलन में कावित्री ने भाग लिया है। ठीक है, ये हो गया। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो देखिए ये आपके 4 दिए जाएंगे, कोई 2 को करना है, मैंने 2 आपके कर दिए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वो कह रहा है अगला बेटा आपसे कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। कि वीर रस की जो है आपको वीर रस का क्या करना है बेटा? उदाहरण, स्थायी भाव लिखना, उदाहरण सहित उसकी परिभाषा देना। चाहे वीर रस की दीजिए चाहे हास्य रस की, किसी एक की देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बेटा हास्य रस की देते हैं। किसकी देते हैं बेटा? हास्य रस की परिभाषा दे देंगे। तो हास्य रस की परिभाषा क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। पहले तो स्थायी भाव पूछा तो हमने लिख दिया हास होता है। किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो यह हास्य रस कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है बेटा? हास्य रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये हास्य रस का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ किसी व्यक्ति की तुलना की गई है कि उसका जो शरीर है वो हाथी के जैसे है और उसकी चाल जो है गैंडे के जैसे है, जबकि उसकी खोपड़ी तरबूज के जैसे है और गाल उसके खरबूज के जैसे हैं। तो यहाँ पे एक हास्य रस है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। आगे देखिए बेटा, बोला गया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण लिखना है, या फिर आप उसको क्या लिखिए बेटा?
लक्षण लिखिए अथवा उदाहरण लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण लिखिए या फिर आप उसके क्या लिखिए बेटा, उदाहरण लिखिए। ठीक, अलंकार वो क्या है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसमें अधिकतर मनु, मानो, जानो आदि शब्द होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि जब हम लोग कोई उदाहरण पढ़ते हैं तो वहां मनु, मानो, जानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण के लिए, सिर फट गया उसका वही मानो वरुण अरुण रंग का घड़ा। तो मानो शब्द आ गया, तो इसमें की जो पहचान है वो मनु, मानो, जानो इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर लिखा होगा। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो उपरोक्त पंक्तियों में मानो शब्द आया है तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये हो गए आपके 2 नंबर कंफर्म। यहां से इसके बाद आपसे पूछा दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ पे बेटा दोहा की मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि दोहा किसे कहते हैं। तो देखिए के सामने है दोहा। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा दोहा की, किसकी बात करते हैं बेटा कि दोहा, दोहा क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए दोहा के विषय में। दोहा क्या है बेटा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये कैसा है बेटा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। बोला गया है बेटा कि जो दोहा होता है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है बेटा, अर्ध सममात्रिक छंद है। लेकिन इसके 4 चरण होते हैं जिसमें से पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती। अगर हम उदाहरण की बात करें बेटा, किसकी बात करते हैं, उदाहरण की। तो देखिए इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे हम लोग। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई पर श्यामू हरित दूत होई, दूती होई। तो देखिए इसमें आप चरण गिनिए, कितने चरण है, 4 चरण हैं। कितने चरण है बेटा, 4 चरण है। इसको बोलते हैं प्रथम चरण, इसे बोलते हैं बेटा द्वितीय चरण या दूसरा चरण, ये है आपका बेटा तीसरा चरण और ये है चौथा चरण। तो बोला गया है कि जो दोहा होता है उसमें भी आपके 4 चरण होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पहले चरण में इसके और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। कितनी कितनी होंगी, 13-13। तो देखिए इसको गिनते हैं, गुरु गुरु 1-1 गुरु गुरु 1 गुरु। तो गिनिए बेटा 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13। देखिए पहले चरण में 13 मात्राएं आ गई। आगे देखिए राधा, बड़े आ के लिए गुरु आता है, बड़ा मात्राओं के लिए हमेशा गुरु आएगा बेटा। गुरु सिंगल सिंगल गुरु गुरु। तो गिनिए 2 4 6 7 8 8 4 12। तो दूसरे चरण में 12 हो गई। तो बोला गया है कि दूसरे और चौथे में 12-12 और पहले और तीसरे में 13। तो इसमें देखिए गुरु 1-1 गुरु 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 1 गुरु। तो देखिए 2 3 1 4 6 8 10 11 11 2 13। तो तीसरे चरण में कितनी हो गई बेटा, 13 मात्राएं। तो बोला गया है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में कितनी, 12-12। तो देखिए इसमें क्या होगा, श्यामू मिला करके हो जाएगा बेटा आपका गुरु, अम्मू का सिंगल 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 गुरु गुरु। ये हो गया बेटा, गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और 10 2 12। तो दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं जबकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। ये हमारे दोहा के लक्षण। नेक्स्ट बेटा आपको जो तैयार करना है वो है
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना। बैंक में हमको अगर खाता खोलना है तो बैंक के जो प्रबंधक हैं उनके लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा? आवेदन पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमको आपके बैंक में एक खाता खोलना है, किस तरह से खोलेंगे। और या फिर आप इसकी जगह इसको लिख सकते हैं कि शहर में फैली संक्रामक बीमारियों की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैं आपको शहर वाला बता देता हूँ। शहर में अगर कोई बीमारी फैली है और जिला अधिकारी को हमें पत्र लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। 1 मिनट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने मोहल्ले के लिए लिखा, वो शहर के लिए भी यही चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। अपने मोहल्ले की जगह हो जाएगा शहर में मच्छरों के प्रकोप या किसी संक्रामक बीमारी, इनमें से डेंगू हो, मलेरिया हो, संक्रामक बीमारी, किसी के लिए भी ये पत्र लिखा जा सकता है, स्वास्थ्य अधिकारी पत्र। तो किस तरह से लिखेंगे बेटा? सेवा में जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम वाराणसी। विषय क्या है? मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। महोदया, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से त्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। गंदे पानी एवं कूड़े कचड़े से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे अनुरोध है या निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। यहाँ आपको दिनांक डाल देना, जिस दिन इस पत्र को लिखना, और अपना प्रार्थी जगह अपना नाम डाल देना और एड्रेस डाल देना। इतना आप लिखेंगे तो ये आपको यहाँ से पूरे के पूरे इसके बेटा 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद है हमारे पास बेटा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण की समस्या। तो अब हम यहाँ पे बेटा देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखेंगे। देखिए किस तरह से आप लिखेंगे उस निबंध। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो देखिए बेटा, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। प्रस्तावना। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, खुली बेरोजगारी क्या होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। फिर बेरोजगारी के कारण, किन कारणों से बेरोजगारी होती है, तो उसकी हेडिंग बनेंगे बेटा, जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि के क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनरीकरण। तो ये हमारे पास मेन हेडिंगें हैं जो बेरोजगारी का निबंध लिखते समय हमको लिखनी होगी। तो हम पहली हेडिंग बेटा डालते हैं प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना, लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है, जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यानी कि लगभग दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों की एक ही समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, और जिसके कारण वहाँ बेरोजगारी बहुत ही विस्तृत रूप में फैल रही है या बहुत ज़्यादा समस्या उसकी पैदा हो रही है। ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अगली हेडिंग आप डालना, बेरोजगारी का अर्थ, एक कुशल और प्रगतिशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरियां न मिलना ही बेरोजगारी है। यानी कि एक कुशल व्यक्ति और प्रतिभाशाली, जो व्यक्ति कुशल है, किसी काम को करने में निपुण है और उसमें काफ़ी प्रतिभाएं हैं, इसके बावजूद भी अगर कई कारणों बस उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेरोजगारी। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए, अर्थ की व्यवस्था करने के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। और इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं, और इसी समस्या का नाम क्या होता है बेटा? बेरोजगारी। अगला है बेरोजगारी के प्रकार। तो देखिए बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ये आपके बेरोजगारी के प्रकार हैं। अगर हम बात करें बेटा कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, अगर हम लोग बात करें कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, तो देखिए अल्प बेरोजगारी,
जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समय के लिए काम मिलता है तो इस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम दिया जाए तो वह उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए तो आपको काम मिल रहा है लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। अगला है बेटा आपको खुली या पूर्ण बेरोजगारी अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो पूर्ण या खुली बेरोजगारी क्या है कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है पर उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो उस समय जो बेरोजगारी होगी उसका नाम होता है बेटा पूर्ण या खुली बेरोजगारी। भारत में पूर्ण बेरोजगारी बहुत है, अधिक है। भारत में जो पूर्ण बेरोजगारी वो बहुत अधिक है। यहाँ करोड़ों की संख्या में बेरोजगार लोग और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जो भारत की बेरोजगारी की सीमा है वो आप 2014 के इलेक्शन के बाद से भारत बड़ी तेजी से बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ है। आज की डेट में लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जिनके पास सारी डिग्रियां कंप्लीट हैं और सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, सारे एग्जाम क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकार ने नौकरी नहीं दे रही है। तो ये होता है बेटा बेरोजगारी या पूर्ण बेरोजगारी कि आप पूरी तरह से परिपक्व हैं, पूरी कामों में पूरे एग्जाम को क्वालिफाइड है लेकिन सरकार फिर भी आपको नौकरी नहीं देना चाहती है। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज़्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इसी को बोलते हैं और इस कारण वह बेरोजगार है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या मतलब अपने आप अपने कारण ही अपने ही बस कुछ कारणों बस या कुछ अपनी चाहत बस अपने आप को नौकरी ना दिला पाना ही आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी। जैसे आपको मार्केट में कोई रेट चल रहा है 300 रुपये, मान लीजिए आप मजदूर लेने गए, रेट चल रहा है, अब आप वो आपसे कह रहा है आप 500 रुपये दीजिए तभी मैं मजदूरी करूंगा, तो वो मजदूरी करने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको मन मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा। तो इस तरह की बेरोजगारी को बोलते हैं बेटा ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं बेटा ऐच्छिक बेरोजगारी, इस तरह की बेरोजगारी का नाम होता है। अगली बेरोजगारी बेटा हमारे पास मौसमी बेरोजगारी। अगली कौन सी बेटा मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जैसे फसल काटते समय मजदूरों को रख लिया जाता है ऐसे ही भवन के निर्माण के समय मजदूर रख लिए जाते हैं, बाद में वे बेरोजगार हो जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है और शेष समय में वह बेकार बैठा रहता है तो इस स्थिति में मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब आपके व्यक्ति को नौकरी तो मिल रही है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों की मिल रही है। जैसे फसल कटाई का समय आया तो फसल काटने वालों को नौकरियां मिल गई, जैसे ही फसल कट गई उनकी नौकरी चली गई। या घर बनाने के लिए हम कुछ मजदूर लाए तो जब तक हमारा घर बन रहा तब तक तो उनके पास काम है, लेकिन जैसे ही हमारा घर बन गया तो फिर अब उनके पास कोई काम नहीं, वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की बेरोजगारी का नाम होता है बेटा मौसमी बेरोजगारी। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है देखते हैं बेटा उसको। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है। जो शिक्षित बेरोजगारी है शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं लेकिन नौकरियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके, इस कारण भारी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है जो शिक्षित है पर उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। अगला होता है बेटा बेरोजगारी के कारण। हेडिंग है कि बेरोजगारी जो ये फैली है किस कारण से फैली है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। अगला तो ये है, तो कारण में मैंने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनरीकरण, ये आपके प्रमुख बेरोजगारी के कारण। तो पहली हम बात करेंगे जनसंख्या की वृद्धि। पहली हम बेरोजगारी में बात करेंगे बेटा जनसंख्या की वृद्धि। तो देखिए तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला है बेटा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा से। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला बेटा नए रोजगारों में कमी। नए रोजगारों की कमी, कई तकनीकी समस्याओं और बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे, अतः लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि रोजगार बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो रोजगार हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं।
तो ये आज का मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर इसको सॉल्व करा दिया है कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करके जाना है। अगर ये मॉडल पेपर आप पूरा का पूरा सॉल्व करके जाते हैं जो मैंने आज कराया है, तो आपके यहाँ से 30 से 40 नंबर इसी पेपर से बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।